जी शहनाज, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन अगेन हमें थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, और फिर जो हमारा जो बहुत बड़ा मसला कि हमारे बच्चों के मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आते। बहुत सारे पेरेंट्स का ये होता है कि हमारी जो बच्चों की इंटेलिजेंस है वो ग्रेड्स, मतलब ग्रेड्स डोंट डिफाइन देयर इंटेलिजेंस। लेकिन बात ये है कि एट द एंड हमें यूनिवर्सिटीज में या फिर हमें डिफरेंट कॉलेजेस में हमें ग्रेड्स ही शो करने होते हैं जिनके बिना पे हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। यानी ठीक है, वो हमारा कोई इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया नहीं है कि हमारा क्या ग्रेड आता है, हमारे बच्चों का क्या ग्रेड आता है। लेकिन एट द एंड एक मतलब इस दुनिया में रहते हुए वी हैव टू प्रेजेंट आवर ग्रेड्स एज वेल। सो ओवर टू यू एंड प्लीज स्टार्ट। Assalamu alaikum. This is Shahnaz Fatma, and I am an educationist. I'm working from last 11 years, Alhamdulillah, as a teacher, as an educator. Or Alhamdulillah, I have a work experience in Dubai, as well as recently I'm working in Pakistan in a well-reputed school, Alhamdulillah. So true. Nigat, I agree with you that in the end हम ग्रेड्स के बेसिस पे ही अपने बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटीज में और अच्छे कॉलेजेस में उनको एडमिशन्स दिलवा सकते हैं। और हमारा मेन इशू ही यही है कि हम दो हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन ही इज अनेबल टू सिक्योर और स्कोर गुड ग्रेड्स। दैट इज द मेन इशू व्हिच पेरेंट्स हियर इन पाकिस्तान आर आल्सो फेसिंग, और आई थिंक दिस इज द मेजर इशू अराउंड द वर्ल्ड। तो कोशिश पूरी है कि हम इंशाल्लाह इस पे लाइक वर्क ऑन कर सकें और जितने भी ज़्यादा पेरेंट्स को हम अप्रोच कर सकें उन तक अपनी बात पहुंचा सकें कि डेफिनेटली इट्स नॉट दैट कि इट कैन ओनली कम फ्रॉम योर चाइल्ड, इट हैज़ टू बी अ ट्रायंगल between a parent, teacher and a student. Okay, so let's begin. As you all know that हमारी आज की जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक ये है कि why do smart children are not getting good grades. My question is कि who is smart? Like smart की क्या definition है? Like आपके पास आपके घर में हर तरह का बच्चा मौजूद है, every child is different from each other. So basically smart क्या होता है? अगर कोई अपनी कोई वो शेयर करना चाहे चैट बॉक्स में तो प्लीज डेफिनेटली गो अहेड. What do you think a smart child is? The one who is accepting all the challenges and changes. Okay, that's great. It should be the actual one, but in reality it's not the same thing. You know, we judge the kid on the basis of their grades rather than in their on their intelligence. So I have the same issues. Although my kids are getting very good grades, they are studious, but still I have an issue. Like why there is so much burden on them that they are not getting enough time for polishing their other skills rather than in studies. So the thing is that we need to find out what is the difference between intelligence and the smartness. So intelligence is like the ability to learn, जो बच्चा किस तरह से सीखता है, याद करता है, memorize करता है. And then smartness is how that learning has been applied. जो बच्चा पूरी तैयारी के साथ पेपर देने जा रहा है, उसको पेपर देते वक्त क्या वो उसको स्मार्टली अटेम्प्ट कर रहा है, ये एक मेन चीज है जिसको हमें फोकस करने की बहुत जरूरत है. Like in today's session, as we have all known that we will be covering inshallah all these things, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हर तरह के पेरेंट को अप्रोच करूं और उनको सपोर्ट करूं कि सिर्फ स्मार्ट बच्चा नहीं, हर बच्चा किस तरह से अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है. So because I believe personally that all children are different and they should get the equal opportunity to it should be given to each and everyone the equal opportunity. Like आप अपने घरों में देखें, आपके पास माशाल्लाह एक बच्चा नहीं 2-3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे डिफरेंट हैं, लेकिन आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप उसको पूरी तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी दें. तो वो फिर अब उसको किस तरह से स्मार्टली प्रेजेंट करता है, अपने गोल्स को अचीव करता है, ये एक जो है ना बहुत
अहम हमारा पॉइंट है, हम उस पे फ्रॉम द रूट्स हमें अपने उस पे काम करना पड़ेगा. चलें, लेट्स बिगिन विद आवर प्रेजेंटेशन. आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन हियर. Okay, so let's begin. Okay, here in the chat box, यहाँ पे different personality traits हैं जो आपके सामने screen पे हैं. I would like you guys to describe yourself using any two of them or other than these two. इनमें से कोई भी चीज जो आपको describe करती है, आप please definitely इसको access करके या उससे बेहतर कोई आप अगर जवाब दे सकते हैं तो definitely go ahead. I'm waiting for your responses in the chat box, so we will discuss. I will appreciate if I could get the responses as soon as possible. और अगर आपसे chat box, okay, great. Thank you, Ms. Nigat. Just 30 seconds more and then I will move on to the next. Okay, that's great. Jack of all. Every mother should be like that. Appreciate that. Good job. Vinesh, I appreciate that. Yes, there are, like you can say, like most of us, we are self-learners. Yeah, we can be moody, but जब हम माएँ बन जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मूड स्विंग्स और ये सब चीजें शायद वो कहीं साइड पे चली जाती हैं. Friendly, cooperative, sensitive, social, great. Thoughtful, sociable, friendly with kids. Wow, that's the perfect thing. And we should be friendly with our kids. Energetic, strong-willed, great. That's amazing. Self-confident and thoughtful. Yes. These are the best traits. Alhamdulillah, so far you guys are having amazing personal traits. And the ones who are unable to share, I hope कि उन सब की भी बहुत बेहतरीन qualities होंगी जो कि वो इस वक्त नहीं share कर पा रहे, लेकिन हम उन definitely जानते हैं कि उनके अंदर भी बहुत बेहतरीन और बहुत ही आला किस्म की जो है वो qualities मौजूद होंगी. That's great. So I would like to end my activity here, and I would like to share the purpose of this activity with you guys. Thank you so much. I'm resuming towards the slide. Yes, that last thing is very important. We should be the ones who are the listeners, the best listeners. Great. Okay, the purpose of doing this activity is to identify your own personality traits, right? You all have described yourself. आप लोगों ने अपने आप को पहचाना इन लफ्जों के जरिए और आपने वो मुझसे शेयर किया. अब इसी तरह हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को जानें, हम अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें और आइडेंटिफाई करें कि उनकी क्या क्वालिटीज हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं. तो द मेजर पर्पस ऑफ डूइंग दिस एक्टिविटी इज दैट जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनकी क्या ट्रेट्स हैं. ओके, so for today our objectives will be the ice breaking activity which we had just gone through, हमने अभी उसको किया, and now the next one is know your child, believe in your child, get organized, manage time, study smart, and use exam techniques effectively. Study techniques or exam techniques effectively. पूरी कोशिश होगी मेरी कि मैं उन सब टीचर्स के एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करूँ कि और डेफिनेटली द रिसर्च वर्क एज वेल, जिनके थ्रू आप सबको जो है वो
कुछ ना कुछ जो है जरूर फायदा हो सके इंशाल्लाह। ओके, अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें अपने बच्चों के अंदर लाइक कहते हैं कि कूट कूट के भर देनी चाहिए कि टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन, हम कर सकते हैं। बच्चों के अंदर इस आदत को डालना कि बहुत बच्चे होते हैं जो रिलक्टेंट होते हैं, अपनी वो चीज वो करना चाहते नहीं है, और हम होते हैं कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा इस चीज में भी जाए, उस चीज में भी जाए। अगर टेस्ट में बुरे मार्क्स आए हैं तो वो बाज़ औक़ात बच्चे उसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। हमारा काम ये है एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, कि हम उन बच्चों को इस बात का बिलीव दिलवाएं, उसको इस बात को महसूस करवाएं कि आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। यू विल ऑलवेज सक्सीड व्हेन यू बिलीव दैट यू कैन डू समथिंग। आपने पहले से ही उस बात को अगर नेगेटिवली पोज कर दिया कि नहीं भी मैं तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है, हमारे घरों में भी ऐसी ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं बच्चे, और आपको वाज़ेह बात है कि बहुत सारी बातें हम बच्चों को सिखाते नहीं है, और एक्शंस आर स्पीकिंग दोज। हमारा जो अमल है वो लोगों के सामने वाज़ेह तौर पे आ रहा होता है, और हमारी तालीमात जो हमारे दीन की हैं वो भी यही है कि हम जब तक अपने आप पे बिलीव नहीं रखेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, वी हैड गॉन थ्रू दिस पोलिंग, हमने फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू हमने ये सब पोलिंग की थी कि क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे बच्चों की एकेडमिक्स को अफेक्ट करते हैं। तो दिस वाज द होल like data which we had collected. I have represented it here. For 6 criterias we had set, जिसमें we started off with the routine or environment, self confidence, study system, health, attention and focus और social media। ये सारे बहुत मेजर कंसर्न्स हैं जो कि हमारे बच्चों की एकेडमिक्स को अफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आई वुड लाइक टू शेयर कि बहुत से लोगों ने सबसे ज्यादा जो वोट्स थे वो अटेंशन और फोकस को दिए। आई विल कम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ इट, जो मेरी अपनी फाइंडिंग्स थी इन चीज़ों के बारे में कि किस तरह से हमारे बच्चों पे ये अफेक्ट कर रहा है और क्या हम उसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू शेयर ईच एंड एवरी फैक्टर इन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। रूटीन क्या होती है? रूटीन एनवायरनमेंट जो हमारे बच्चों का अफेक्ट करती है हमारे बच्चों के एकेडमिक्स को, कि उनकी जो स्पेस है जहाँ वो पढ़ रहे हैं वो नॉइजी तो नहीं है, या वो ऐसी प्लेस तो नहीं है जहाँ वो बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी बाज़-औक़ात हमारे पास एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती है कि हम हर बच्चे को जगह अकोमोडेट करके दें या अलॉट कर दें कि बेटा तुमने इधर पढ़ना है या तुमने उधर पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। सफिशिएंट लाइट हो, जिस जगह बच्चा बैठ के पढ़ रहा है वहाँ डिम लाइट्स ना हो, क्योंकि वो जाहिर सी बात है डिम लाइट्स जो है वो उसको, और आजकल के बच्चे, आजकल के भी क्या हमारे ज़माने में भी जब हम पढ़ा करते थे तो हमें उस टाइम पे ज़्यादा नींद आया करती थी। तो हमारी कोशिश पूरी होनी चाहिए कि हम ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करें कि जो उनके लिए जो है वो बहुत इफेक्टिव हो, उससे उनका पढ़ने का दिल चाहे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आगे जाके कुछ और चीज़ें हैं जो फिर मैं जब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई आवर चाइल्ड, उस पर आपको शेयर करूँगी। हमारा मेन जो फैक्टर जहाँ पे ये रूटीन और एनवायरनमेंट हमारी असरअंदाज नहीं होती, वो उस वक्त जब हम उनको कंफर्ट जोन देते हैं। कंफर्ट जोन देना इज लाइक कि हम उनको उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। Self confidence is the most important factor which is affecting our child's performance. Like आपके जहन में ये चीज जो है, when a child is feeling good about themselves, उनको लगता है कि हाँ I can do it, तो definitely वो बच्चा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। ठीक है। और अगर बच्चा जिसके लो सेल्फ एस्टीम है, जो पहले ही इतना डीमोटिवेटेड है, वो बच्चा डेफिनेट उसके लाइक सराउंडिंग में उसको इतना पीयर प्रेशर दिया जाएगा, उसको उसको अपने सिबलिंग्स से इतना कंपैरिजन करवाया जाएगा कि उस बच्चे के कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। तो कोशिश पूरी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डेवलप करवाएं, इतना बिल्टअप करवाएं कि बच्चा कोशिश करे और उसको अचीव करे।
टारगेट को अचीव करना उसको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, moving on to study system. There are different study systems in Pakistan, matriculation system, and then federal system is there, IGCSE, CIE in Pakistan. All these systems are there. Okay, so basically students की जो learning skills है ना, उनके basis पे आप अपने बच्चों का study system जो है वो आइडेंटिफाई करें कि वो किस सिस्टम में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। बहुत से बच्चे मेट्रिकुलेशन सिस्टम में दे आर डूइंग वंडर्स, माशाल्लाह, इतनी हाई परसेंटेजेस लेकर आते हैं वो। same goes with the CIEs and IGCSEs, the ones who are capable of working on their own, हम definitely उन बच्चों को पुश करते हैं towards Cambridge system। अब अगर आपका बच्चा खुद से एक रोट लर्नर है जो चॉक एंड टॉक के थ्रू सिर्फ पढ़ता हुआ आ रहा है, और आप एकदम से उसको दूसरे के कहने पे डाल देते हो IGCSE में, तो बच्चे का ऊपर स्टडी सिस्टम बहुत अफेक्ट करता है। तो इसलिए बेहतर है कि पहले आप आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से सिस्टम को ज्यादा बेहतर परफॉर्म, कौन से सिस्टम में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो देन उसको अप्रोच करें, ठीक है। देन कम्स हेल्थ। इम्यूनिटी बहुत वीक होती है बहुत से बच्चों की, जिसके लिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उसके लिए हम अपने बच्चों को हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, उनकी डाइट, हेल्दी हैबिट ऑफ ईटिंग जो है वो सेट रखें, उनका स्लीपिंग ऑर्डर, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। डेफिनेटली अगर हेल्दी बच्चा है तो वो ही विल डेफिनेटली परफॉर्म बेटर। बच्चा वीक है, बच्चा बीमार रहता है, तो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी को आप दूसरे बच्चों से फिर जज नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली वहाँ पे डिफरेंस आता है। अटेंशन एंड फोकस, जिस पे ज्यादा लोगों का हमें वोट मिला, जो कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का कंसर्न ही यही है कि बेसिकली किस तरह से बच्चे जो है वो अटेंशन हम करवा सकते हैं बच्चों का। Attention is basically a process that allows us to take information in. अब हम वो उसको याद करके करते हैं। There are few children जो सिर्फ पढ़ते हैं और उनको बात याद रह जाती है, जो समझते हैं उसको और तब उसको वो ज्यादा अच्छा लाइक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि कुछ बच्चे 10 मिनट का भी याद किया हुआ उनके लिए वो लाइफ लॉन्ग हो जाता है, और हमारे लिए और फिर कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप उन पे किस तरह से फोकस कर सकते हैं। अब अटेंशन के लिए जब मैं उसके लिए रिसर्च वर्क कर रही थी, तो आई फिगर्ड आउट कि देयर आर 4 स्टेप्स व्हिच वी नीड टू मेक आवर चाइल्ड वर्क ऑन, जिसमें सबसे पहले है अलर्टनेस, कि बच्चा हर सिचुएशन, हर तरह के टॉपिक को स्टडी करने के लिए अलर्ट रहे। इट्स नॉट कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा, नहीं मामा मुझसे ये नहीं हो रहा। बच्चे टैंट्रम्स दिखाते हैं, अगर आप उसको स्पेस देते हैं तो डेफिनेटली वो परफॉर्म भी बेहतर करेगा, ठीक है ना। अगर वो रेडी है वो टॉपिक पढ़ाने के लिए जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं, तो गो अहेड। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे इससे बेहतर है कि दूसरा पढ़ना है, तो सम टाइम हमें उनकी भी सुन लेनी चाहिए। अच्छा, दिस नेक्स्ट इज सिलेक्शन। अब वो जो बच्चे को इस बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज जो है वो सबसे ज्यादा डिजर्व करती है अटेंशन, लाइक कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक आइडेंटिफाई करें पहले, और उसको समझे कि हाँ यहाँ पे मुझे जो है ना फोकस की और अटेंशन की ज्यादा जरूरत है। तो वो सिलेक्शन जो है ना वो बच्चे की तरफ से ही आती है, और टू सम एक्सटेंट हम मदर्स भी उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन डेफिनेटली इन स्कूल्स आल्सो इट हैज बीन हैपनिंग। अच्छा, द थर्ड वन इज सस्टेनिंग, उसको कंसिस्टेंट बनाना। लाइक जो बच्चा पढ़ रहा है वो कंसिस्टेंट कैसे रह सकता है, बाय कीप ऑन रीइंफोर्सिंग द सेम कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन। आपका बच्चा जो स्कूल में पढ़ के आ रहा है, आप उससे पूछें बेटा आज क्या पढ़ा आपने, और कोशिश करें कि वो कॉन्सेप्ट उसको घर पे करवाएं। और जो फ्रूटफुल होगा ना वो ये होगा कि आप उससे पूछें कि आपको टीचर ने कैसे पढ़ाया, तो आप और बच्चा सेम पेज पे रहेंगे। वरना आप अगर अपने तरीके से उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे तो वो बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा और वो कहेगा मेरी टीचर ने तो ऐसे नहीं पढ़ाया था। ये बातें हम बहुत अपने बच्चों को होमवर्क कराते हुए सुनते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उनको, सबसे अच्छी टिप यही है कि आप उनसे बोलें कि बेटा वो बताओ जो तुम्हारी टीचर ने स्ट्रैटेजी बताई है। तो आपको समझना है, टीचर को अप्रोच करें,
टीचर को मैसेज करके लिखेंगे भाई मेरे बच्चे को समझ नहीं आया, वो समझता तो आप ही के तरीके से, तो प्लीज जरा मेरे बच्चे को दोबारा समझा दीजिए। तो थोड़ी सी इन चीजों में आपको अपना कनेक्शन टीचर्स के साथ रखना पड़ता है। अच्छा, देन सोशल मीडिया। ओ, सोशल मीडिया इज लाइक vast topic which we can discuss on right in this situation after, especially after COVID। आप अपने बच्चे को पढ़ने को कहते हैं, आप उसको कहते हैं कि लो भाई चलो अब फोन दे दो मुझे, अब तुम्हारा पढ़ने का टाइम है। और अब जो एजुकेशन है वो तो है ही फोन पे, मामा पास पेपर्स फोन पे, मामा लैपटॉप आपने ले लिया फोन, उस पे तो मेरे पास पेपर्स थे। तो उस पे फिर आपको मॉनिटर करना है। उसका अच्छा इम्पैक्ट भी है सोशल मीडिया का और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज के होते हैं। तो आपको उसको गेज करना है, उसकी उसको मॉनिटर करना है और आइडेंटिफाई करना है कि किस वक्त बच्चा जो है वो आपको लाइक मैनिपुलेट कर रहा है, और आप जो है उसको, जाहिर सी बात है आप मदर हैं, आप रूलर हैं, आप उसको कन्फिस्केट कर सकती हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया इज अफेक्टिंग अ लॉट, बट जो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स है ना वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी यहाँ पे, कि एक तो टाइमली इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है सोशल मीडिया से। वट एवर अ चाइल्ड इज गेटिंग कंफ्यूज्ड इन, बहुत से कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के ऐसे हैं जिनके बारे में वीडियोस आपको हर तरह हर टीचर के मिलेंगे। मेरे बहुत बच्चों ने खुद जो है वो मैथ्स के लिए कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन वाइज माशाल्लाह टीचर्स ने अपलोड किए हुए वीडियोस, तो अवेलेबिलिटी हर चीज की है। तो इट्स लाइक टाइमली इंफॉर्मेशन आपको उस पर मिल जाती है। देन इट्स अ प्लेस वे यू कैन कम्युनिकेट वेल। अब हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसी तरह बच्चे भी जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। फिर अगेन आपका काम है आप उसको मॉनिटर करें, आप उसको चेक एंड बैलेंस रखें कि बच्चा किस तरह की चीजों, किस एक्टिविटी में ज्यादा पढ़ रहा है, कौन सा मीडियम जो है वो ज्यादा यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये सब चीजें हमारे एकेडमिक्स पे बच्चे की असरअंदाज हो सकती है। ओके, सो सेम थिंग व्हिच आई हैड सेड इन द बिगनिंग, आप अपने बच्चे को पहचानें। सबसे जरूरी चीज है कि आपका बच्चा, आप किस तरह पहचानेंगे? ऑब्जर्व करें, बात करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, अपना और बच्चे का रिलेशन पॉजिटिव रखें। ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि बच्चा आप किसी और को अप्रोच ही ना करे, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जिसको वो अप्रोच करे। और जो फिफ्थ पॉइंट है ना यहाँ पे कि आइडेंटिफाई लर्निंग स्टाइल, होपफुली बहुत से लोग इसको जानते हों, लेकिन लर्निंग स्टाइल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉज थिंकिंग टू बिगिन माई लेसन विद दैट, बट मुझे लगा कि नहीं वो फिर बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। कि आप, there are three learning styles. It's basically on the theory of it's a VAC theory, video, audio and kinesthetic. V for video, A for audio and K for kinesthetic. बहुत से बच्चे होते हैं जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, जो देखते हैं और याद कर लेते हैं। बहुत से बच्चे वीडियोस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, बहुत से बच्चे सुन के कर लेते हैं, उनमें विजुअल में हमारे रीडिंग भी आ जाती है, हम रीड करते हैं और हमें याद हो जाता है, तो दैट इज विजुअल लर्निंग। ऑडियो में बच्चा सुनता है, जब टीचर एक्सप्लेन करी है, जब बहुत से बच्चों की ऐसी हैबिट होती है मामा आप समझा दें, मामा आप बता दें, तो हो सकता है उस वक्त वो सुन के ज्यादा अच्छा याद कर रहा है। ठीक है, और थर्ड जो हमारा है काइनेस्थेटिक, जो बच्चे एक्टिविटी करके सीखते हैं, जो कोई भी उसको अप्लाई करके सीखते हैं, जैसे हमने उसको स्मार्टली कैसे करना है, दैट इज वेयर द काइनेस्थेटिक लर्निंग इज हैपनिंग। ठीक है, तो तीनों तरह के बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं अगर वो विजुअल है तो सारी लर्निंग विजुअल से करेगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके विजुअल लर्निंग के थ्रू होंगे, कुछ जो है वो ऑडियो के थ्रू होंगे और कुछ उसके थ्रू हो जाएंगे। अच्छा, देन कम बिल्ड सेल्फ एस्टीम। वही चीज जो हमने पहले बात की थी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों का डेवलप करवाना बहुत जरूरी है। इसकी कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आगे आपसे शेयर करूंगी, बहुत ब्रीफली हम उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट इज कीप अ चेक ऑन देयर सोशल सर्कल। आप बच्चे के साथ डिस्कस जरूर करते रहें कि वो क्लास में किसके साथ बैठ रहा है, बच्चा जो उसके साथ बैठ रहा है उसकी परफॉर्मेंस क्लास में कैसी है। बाज़ औक़ात बच्चे उनके साथ बैठना पसंद करते हैं कि ना वो खुद पढ़ते हैं ना उसको पढ़ने देते हैं, चलो भाई फन करते हुए सारा जो है हमने टाइम गुजार दिया, स्कूल का टाइम गुजर गया, ना उसका काम कंप्लीट ना मेरा काम कंप्लीट। तो यू हैव टू कीप अ चेक
on their circle as well कि कहाँ वो क्लास की सीटिंग, फिर आप डेफिनेटली टीचर को अप्रोच करते हैं, ठीक है। अच्छा, देन व्हाट डू दे थिंक ऑफ देमसेल्फ एज एडल्ट? ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप बच्चे के साथ पॉजिटिव पेरेंट चिल्ड्रन चाइल्ड रिलेशनशिप रखेंगे, तभी आपका बच्चा आपके साथ शेयर करेगा कि वो क्या करना चाहता है इन फ्यूचर और क्या बनना चाहता है, ठीक है ना। उसके खुद के इंटरेस्ट क्या है वो बहुत जरूरी है। ओके, दीज आर द हेल्दी साइंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, जो कि बहुत ज्यादा जो है ना हम एज अ पेरेंट और एज अ टीचर उस पर बहुत फोकस करते हैं कि साइकोलॉजिकल रेजिलियंस व्हाट इज बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन कि बच्चा मुसीबत से कैसे बचेगा और उसको ट्रॉमा से कैसे गुजरना है, या कोई ट्रेजेडी हो गई है उससे किस तरह से गुजरना है, ये हम सब उस पे जो है ना वो मिलके काम करते हैं, ठीक है। देन हाई मोटिवेशन, डेफिनेटली ये हमें टुवर्ड्स चिल्ड्रन बहुत देने की जरूरत है। उसको बिल्कुल डीमोटिवेट ना करें, कोशिश करें कि अगर वो कुछ गलत भी करता है तो उसके अंदर उसकी उस पॉजिटिव चीज को हाईलाइट करें कि बेटा तुमने कोशिश जरूर की, तुमने ये अच्छा किया और इससे ज्यादा बेहतर कर सकते हो, मतलब मोटिवेटेड रखें, ठीक है। ओपननेस टू क्रिटिसिज्म, आजकल के बच्चे इतने इगोइस्टिक हो गए हैं कि वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं करते। हम छोटे छोटे बच्चों को डील कर रहे होते हैं तो उनमें भी ये सब चीजें कि आपने मुझे कुछ ऐसा कह कैसे दिया, ये वाली बच्चों के अंदर फीलिंग है। उनके अंदर इस चीज की अवेयरनेस है कि टीचर हमें कुछ नहीं कह सकती, टीचर हमें हाथ नहीं लगा सकती, तो वो टीचर को जो है ना समझते हैं कि वो कुछ नहीं है और हम सब हैं, और वो उसके इसी तरह फिर वो ओपननेस शो नहीं करते, पॉजिटिवली क्रिटिसिज्म को लेते नहीं है, नेगेटिवली ही लेके जाते हैं और घर जाके कहानियां सुनाते हैं, ठीक है ना। चैलेंजेस सेम, जब आपका बच्चा साइकोलॉजिकल रेजिलियंस को गो थ्रू कर लेता है, यानी मुसीबतों से परेशानियों से किसी भी तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है, तो देयर यू आर बिल्डिंग अप अ सेल्फ एस्टीम, द सेल्फ एस्टीम इन योर चाइल्ड, ठीक है। ओपननेस टू लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे के अंदर ये हैबिट बनाइए कि लर्निंग इज अ प्रोसेस जो उम्र के किसी हिस्से में नहीं खत्म होती। उसके लिए आपको मिसाल बनना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा आपको कुछ नया बताता है तो ये मत कहिए कि बेटा मुझे तो पहले से पता था, नहीं, आप उसको अरे वाह आज तो आपने मुझे कुछ नया सिखाया। हम टीचर्स भी इस तरह की चीजें बच्चों के साथ करते हैं और आप यकीन करें कि वो उस वक्त इतना खुश हो जाते हैं कि आज हम तो भाई क्या हमने आज कमाल कर दिया, हमने अपनी टीचर को कुछ सिखा दिया। और उनको ये बात समझाएं कि कोई एज लिमिट नहीं होती कि हम उस एज लिमिट तक लर्निंग कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए माशाल्लाह कितनी मदर्स होंगी यहाँ पे, सब डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं, तो हम सीख रहे हैं, हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं। Okay. Then accepting incompetencies. I would like to request कि microphone please turn off कर दें. Thank you. Okay. अच्छा, incompetencies को accept करना यानी कि आप अपनी feelings को आप किस तरह से accept करते हैं, like आपके इस वक्त किस तरह की feeling है, आप ऑनेस्टली अपने आप को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देन उस पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और लोगों की फीडबैक कैसे पॉजिटिवली ले सकते हैं। और अगर आप कुछ चीज़ों में हार जाते हैं, किसी जगह आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, तो उन जगहों पे आप अपने बच्चों को ये चीज़ भी सिखाइए कि बेटा कोई बात नहीं। आई नो बहुत पेरेंट्स, अभी निगत ने बात की कि इन दी एंड तो वही वाली चीज़ है कि हमारे ग्रेड्स क्या है, ठीक है ना। लेकिन देखें अब जो माशरा हमारा इस वक्त बच्चों के अंदर, अगर हम उनको प्रेशराइज करके पढ़ाई के मैदान में उनको कहते हैं कि बेटा जंप कर लो और बस तुम पे ये प्रेशर है कि वो क्या कहेगा या ये क्या कहेगा, तो कोशिश प्लीज ये करें कि अगर वो कुछ गलत मार्क्स भी ले आता है तो उसके साथ बहुत तरीके से प्यार से ऐसे बात करें कि वो ये ना समझे कि मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया या वो उस चक्रों में आपके साथ चीजें छुपाना शुरू हो जाए, ठीक है ना। अब आप लोगों के सामने है कि बहुत सी हम ये चीजें देखते, बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उसने सुसाइड कर लिया। लाइक अल्लाह ना करे कि ऐसी कभी कोई नौबत आए, तो वो चीजें जो है ना वो हमें घरों से मिलनी चाहिए। गलत आ गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उससे बेहतरीन करके दिखाएंगे। अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है,
हम उसमें और बेहतरीन होकर दिखाएंगे। ठीक है, अब आता है पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट। आजकल के बच्चे बहुत एग्रेसिव है, तो कोशिश करें कि ये सब चीजें जो है ना ये लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इस सेल्फ एस्टीम को जो है ना इसमें इन्वॉल्व किया था। पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए, बच्चों को ये चीज हमें घर से सिखानी है अपने एक्शंस के थ्रू। हम टीचर्स पूरी कोशिश करते हैं कि हम स्कूल में बच्चों को ये सब चीजें समझाएं। हेल्दी सेल्फ लव, आपका बच्चा अपने आप से जरूर मोहब्बत करे, अपने वजूद का उसको ऐसा होना चाहिए कि उसको लगे कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं हूं कि कोई मुझे हद से देखेगा या कोई मुझे कहेगा वाओ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। लड़के भी समझते हैं कि भाई हम तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं। उनको बोले बी हम्बल, जमीन पे रहो बच्चों, बी अपने आप को और अपने से ऊपर लोगों को देखो, नीचे लोगों को देखो, ऊपर लोगों को नहीं देखो। ये तो हमारा दीन भी हमें कहता है। तो सेल्फ लव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए, ताकि आप सिर्फ अपने एनवायरनमेंट, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सके। मेंटल हेल्थ को इन्हांस करने के लिए डिफरेंट हम अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देते हैं, डिफरेंट IQ टेस्ट होते हैं जो कि हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ को डेवलप करती है। देन प्रो सोशल बिहेवियर, बच्चों के अंदर एक दूसरे की आप यू कैन से दैट कि आप उनको एक दूसरे का ख्याल रखना सिखाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई नो ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी। चलें, बिसाइड पेरेंट्स हु इज इन्फ्लुएंसिंग ऑन चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, आपके ख्याल में कौन हो सकता है? कोई भी अपना माइक्रोफोन ऑन करके मुझे इसका जवाब दे सकता है। The teachers, the friends. Very true, very true. Teachers after parents are the teachers, right? पेरेंट्स जो होते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे बच्चों के फर्स्ट मेंटोर होते हैं, जिनको देख के वो अपनी पर्सनालिटीज डेवलप करते हैं, उनको उनकी हर चीज को वो जो है वो अडॉप्ट करते हैं। द सेकेंड मेंटोर whom they are meeting is the teacher. ओके, सो पेरेंट और उनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड पर्सनालिटी एंड हिज एकेडमिक्स। अगर बच्चा यहाँ पे लेट्स बिगिन विद दिस ट्रायंगल एंड देन आई विल डिस्कस विद यू ऑल। बेसिकली ये ट्रायंगल है जो कि फेथ को बिल्ड करता है, यानी एक यकीन डेवलप होता है बच्चे, स्टूडेंट और टीचर के बीच में कि हाँ डेफिनेटली ये कुछ करके दिखाएगा। कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, और डेफिनेटली जब आप ये दो चीजों पे काम करते हैं तो एकेडमिक एक्सेलेंस 100% नहीं क्या होती इन टू सम एक्सटेंट, लेकिन एटलीस्ट बच्चा ट्राई जरूर करता है। ठीक है ना। यहाँ मेरे पास कुछ चीजें जो मैंने डिफरेंट अपने टीचर्स के साथ डिस्कस की, उनके एक्सपीरियंसेस थे। उनका एक बहुत मेन पॉइंट था, उन्होंने कहा कि जो सब्जेक्ट की जो बच्चे की कनेक्शन है ना, वो टीचर से बेहतर और कोई नहीं करा सकता। अगर तो बच्चा टीचर को एडमायर करता है और टीचर बच्चे की तरफ अपना जो कनेक्शन है, वो बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव रखता है, तो बच्चा उस सब्जेक्ट से मोहब्बत करने लगता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, ये उन टीचर्स के भी एक्सपीरियंसेस हैं जो कि डिफरेंट स्कूल्स में यहाँ पे पढ़ाते हैं। और आप ऐसी बात है कि when they are unable to make bond with teacher at school, they usually start hating the subject. वो उस सब्जेक्ट से ही नफरत करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं भाई ये तो पढ़ना ही नहीं है, वो टीचर नहीं अच्छी है, पढ़ना ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें उनके साथ कनेक्ट रहने के बाद जो है ना वो हम उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कि बच्चा अपना अचीवमेंट जो है वो किस तरह से शो करते हैं टुवर्ड्स द टीचर्स कनेक्शन। आप कुछ भी जो है आप अपने बच्चों को आपका अक्सर आई रिमेम्बर माय चाइल्डहुड के मेरे भाई मुझे कहा करते थे कि भाई इसकी तो टीचर ने कह दिया है, इसकी टीचर तो इसके लिए मुफ्ती है। और ये हेल्थ होती है बात। अगर आपका टीचर, बच्चे का टीचर उसको कुछ बताता है तो बच्चा डेफिनेटली उसकी बात मानता है। और अगर जहां टीचर ने बच्चे को डीमोटिवेट करना शुरू कर दिया, उसको कहा बेटा तुम तो अच्छे ग्रेड्स ला ही नहीं सकते, तो वहां वो बच्चा, बहुत दफा ऐसा हुआ है कि स्कूल जाने को तैयार नहीं होता।
तो फिर क्यों ट्यूशन सेंटर्स और कोचिंग सेंटर्स इतने कामयाब हो जाते हैं, क्यों पेरेंट्स बेचारों को ट्यूटर्स हायर करने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारा जो मेन इशू है ना, वो टीचर का बच्चे के साथ उस वक्त बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है। मैं अपने बेटे के कॉलेज में गई और उनसे मैंने बेटे के, वो भागता था, मामा नहीं पढ़ना मुझे, उनसे पढ़ना ही नहीं है। तो लेकिन मैंने कहा बेटे आप उनको अप्रोच करो ना, अगर वो आपके साथ ऐसा कनेक्शन लाइक बॉन्ड नहीं बना पा रहे तो आप बनाने की कोशिश करो। ही सेड आई ट्राइड बट ही इज नॉट। जब मैं उनके साथ मीटिंग करने गई उन्हें तो ये बात समझ ही नहीं आई। उन्होंने कहा बीबी आप बॉन्ड बनाने की बात करती हैं, बॉन्ड आप, मुझे इतना बड़ा हो गया आपका बेटा, अब मेरे से क्या बॉन्ड बनाऊं मैं आप इससे। बच्चा है, चाहे वो 15 साल का है चाहे वो 6 साल का है, बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा। जब तक टीचर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और बच्चे को इन्वॉल्व करके कनेक्शन बना के बच्चे को सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा, बच्चा उसमें परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिर उसके लिए भी बेचारे पेरेंट्स अप्रोच करते हैं ट्यूटर्स को, जाओ बेटा कोचिंग सेंटर जाओ, वहां से पढ़ के अपने अच्छे ग्रेड्स दिखा दो, ठीक है ना। तो बेसिकली लर्न, अचीव, encourage, assess, support, collaboration, all these things are the factors which are affecting on a child's performances, and the facilitators, they are the teachers. Okay, then again most important thing is to believe in your child. It is important to have positive mindset. आप कोशिश करें कि नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे ना आए। आपका जो भी, आप अगर कभी बच्चा बी से सी ले आया है, उसको पूरी कोशिश करें कि you need to believe in your potential, you need to show what you can do best in the next exam. और होता है, अच्छा जरूरी नहीं है कि एकदम एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, 3 और 4% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगी परसेंटेज, तो आप डेफिनेटली उसको प्रेज करें, ठीक है। रिकॉग्नाइज योर चाइल्ड स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो आइडेंटिफाई करें, वीकनेस क्या है वो आइडेंटिफाई करें, वीकनेस पे वर्क करना शुरू कर दें, स्ट्रेंथ्स को प्रेज करते रहें ताकि वो मोटिवेटेड रहे, ठीक है ना। उन वीकनेस को भी आप मोटिवेशन के थ्रू लाइक बच्चे के अंदर जो है वो खत्म कर सकते हैं, ठीक है। रियलिस्टिक गोल सेट करें, आपका बच्चा डी लेकर आ गया, आपने कहा बेटा नेक्स्ट टर्म में ही मुझे A+ चाहिए, बच्चे की कैपेबिलिटी चेक करें पहले, क्या वो ला सकता है। छोटे उसको बोले स्टेप बाय स्टेप लेकर चलो, पहुंचो वहां पे, डेफिनेट पहुंचो, क्योंकि बेटा अल्टीमेट हमारा रिजल्ट उसी की बेसिस पे है, लेकिन बेटा मेहनत करनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। वही बात, इन द एंड नो योर चाइल्ड्स करंट मार्क्स, जितने मार्क्स अभी वो लाया है कितनी मेहनत करने की उसको जरूरत है कि वो आगे जाके उस पे ज्यादा से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके। ओके, बच्चे को ऑर्गेनाइज करना है तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, ठीक है। सो आप आई नो बच्चे नहीं कर पाते, अभी भी माशाल्लाह मेरे इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने आप को अपने नोट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखने नहीं आते, तो वी आर सपोज टू टीच देम हाउ टू कीप देमसेल्फ इन ऑर्डर, हाउ टू कीप देमसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। ओके, उनके कोर्स नोट्स जो हैं वो जो उनको उस वक्त स्पेसिफिकली पढ़ना है उनको एक साथ रखें, बाकी कोर्सेज से अलग कर दें उनको, ठीक है। देन अगेन वही बात कि अपने नोट्स जो हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखें, जिस चीज़ का एग्जाम पहले है उसको ऑर्डर बना के उन नोट्स को जो है वो अपने ऑर्गेनाइज करें। इंश्योर दैट यू हैव ऑल रिसोर्सेज, बार बार उठ के जाने की जरूरत नहीं है, जिस जगह बैठ के आप पढ़ रहे हैं आपको वहीं उसी जगह पे सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रीवियस टेस्ट पेपर्स हो गए, टेक्स्ट बुक हो गई, कैलकुलेटर है, इवन आपका एक्सेस टूवर्ड्स इंटरनेट है, वो सब चीजें भी आपको विद इन दैट एनवायरनमेंट अवेलेबल होनी चाहिए। क्लासमेट से इंफॉर्मेशन, कुछ पेरेंट्स इससे अग्री करेंगे कुछ शायद ना करें, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि बहुत सी चीजें जब आपका बच्चा अनहेल्दी है, मिस आउट हो गया स्कूल और उसका काम इनकम्प्लीट रह जाए, तो बेहतर है कि उस वक्त आप अपने बच्चे के क्लासमेट्स के नंबर्स अपने पास रखें, ताकि आपके बच्चे का काम जो है वो मिस आउट जो काम हुआ है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। देन एग्जाम शेड्यूल,
it should be pasted right there where you are studying, where you आपकी study space है वो वहां पे होना चाहिए। मुझे याद है मैं अपने बच्चों की बचपन से जैसे जब वो जैसे बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते जाते थे, उनका जो एग्जाम शेड्यूल होता था ना वो उनकी कबर्ड्स में मैं पेस्ट कर दिया करती थी, क्योंकि उस जमाने में तो व्हाट्सएप नहीं होता था कि टीचर व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगी अगर लॉस्ट हो गया तो उस वक्त भी हमारी पूरी कोशिश होती थी कि हम उस, देखिए वही वाली बात है, हमने रिस्पॉन्सिबल होना है तो हमारे बच्चे ने रिस्पॉन्सिबल होना है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं और तो बच्चा डेफिनेटली उसका रिजल्ट हमें अच्छा देता है। बाज़ औक़ात हम चिढ़ जाते हैं कि यार क्या हो गया है, हर काम मैं ही करती हूँ अपने बच्चे का, हर चीज मैं ही करती हूँ, लेकिन ये वो वाली चीजें है कि वो बच्चे को बार बार आप नसीहत नैगिंग नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कीप ऑन नैगिंग देम कि बेटा तुम ही ने करना है, अब मैं नहीं करूंगा। हाँ, स्टार्ट मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल बट ग्रेजुअली, उसमें भी कहीं बहुत सी चीजों को स्किप कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, बी श्योर टू फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अहेड ऑफ टाइम, रिकॉर्ड इन योर कैलेंडर। आखिरी मिनट पे बच्चे को प्लीज इस चीज की आदत बनाएं कि आखिरी मिनट पे बैठ के अपने नोट्स को कंप्लीट ना करे, वो सब चीजें पहले से कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। आपका जो कैलेंडर है वो आपने डिजाइन ही ऐसा कर लेना है कि जब डेफिनेटली एग्जाम के शेड्यूल तो बहुत पहले से शेयर हो जाता है, तो फिर आप उसको उसी तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू करें। नेक्स्ट इज हाउ टू मैनेज टाइम। आपका स्टडी शेड्यूल क्या है, व्हाट टाइम ऑफ द डे सूट्स यू। आपके बच्चे को क्या लगता है कि वो कौन दिन के कौन से हिस्से में सबसे बेस्ट पढ़ सकता है, जब आप भी फ्री हो और आपका बच्चा भी फ्री हो। जरूरी नहीं है सीआई में पहुंचने वाले बच्चे जो है वो हर बच्चा खुद से पढ़ लेगा। बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको अपनी मदर को साथ बिठा के पढ़ना पड़ता है और उनकी मदर्स को भी तसल्ली नहीं होती कि भाई जब तक हम अपना 100% नहीं देंगे हमारा बच्चा भी 100% नहीं देगा। देन what activities does your child have to work around, उसको क्या क्या करना है, that has to be managed properly, okay। then again exams कितने हैं उनके, how much time exists from now until the exam, ये सब चीजें आपको मैनेज करके चलनी है, ठीक है ना। और बी रियलिस्टिक, कोई वही बात है गेस्ट आ गए नहीं पढ़ पाए तो उसको ये बात को समझाएं, बेटा आपने अगर ये टाइम मिस आउट कर दिया है तो डेफिनेटली हमने इसका डबल टाइम नेक्स्ट देना है। लेकिन ये वाली चीज है कि हर बच्चा वही चीज कि बच्चा को, बहुत सारे बच्चे जो है 3-3 4-4 घंटे लगातार बैठ के नहीं पढ़ सकते। कुछ बच्चों का टाइम स्पैन सिर्फ 10 मिनट का होता है, किसका आधे घंटे का होता है, किसी का 1 घंटे से का होता है, वो उससे ज्यादा नहीं पढ़ पाते। वो उसके बाद आप जो मर्जी उनको पढ़ा लो वो उनके दिमागों में नहीं जा रहा होता। इसलिए बेहतर है अपने आप को एक्सर्ट करने से बेहतर है कि आप पहले से आइडेंटिफाई कर लें कि अगर मैंने इसको सिर्फ आधा घंटा दे दिया तो इसको बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप अपने बच्चों को अपने साथ किचन में ले जाएं, उनको जो प्ले टाइम है उसको भी आप अपना लर्निंग टाइम बना दें और उनको पता भी नहीं चलेगा और आप साथ साथ क्या क्या गेज करते जाएंगे उनकी नॉलेज को। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम को आप कैसे मैनेज करते हैं और आपका बच्चा कैसे मैनेज करता है, ठीक है ना। और वही वाली बात है, कामों से तो हम हट नहीं सकते, हमें अपने बच्चों के साथ 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 रहना पड़ता है, तो हमें उनको अपने अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है टाइम को। देन हियर आर फ्यू टिप्स व्हिच आई विल बी शेयरिंग इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी कि हम स्मार्टली स्टडी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे टीचर्स से मैंने उनका इनपुट लिया था, कोशिश की थी कि वो किस तरह से शेयर करते हैं अपने ओपिनियंस। एग्जाम किस चीज़ का है, ऑर्गेनाइज करें, मटेरियल्स नीडेड टू बी स्टडीड इनटू 30 मिनट्स पोर्शन, ठीक है ना। कि आपने अगर 30 मिनट्स देने हैं तो ऑलरेडी आपके पास वो सब चीज़ें मटेरियल्स मौजूद होने चाहिए। Take a break after each portion. We learn best at the start and end of the study session. ये तो बहुत important है कि जब आपने begin किया बच्चे के इंस्टिल हो गया कि हाँ भाई, इग्नाइट भी कर दिया कि हाँ भाई क्या पढ़ाना है, ठीक है ना। उसको स्टार्ट में पता चल गया कि क्या पढ़ना है, हमारी उसका थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो गया, उसका कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए। देन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उसी के अंदर अपनी ओन वर्ल्ड में चले जाते हैं, तो वहां पे आपको उनका फोकस वापस से डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी कि उनका फोकस हम किस तरह से रखें, ठीक है ना। और फिर उनका एंड ऑफ द स्टडी सेशन जहाँ पे उसका रैपअप है, आपने कहा कि ये मैंने तुम्हें टास्क किया है, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है, अब ये तुम्हारा पार्ट है कि अब तुमने मुझे इसको याद करके सुनाना है।
अब उसके ऊपर है कि वो तो या तो सिर्फ पढ़ के सुना देगा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनकी रिटेनमेंट पावर इतनी अच्छी होती है कि वो सिर्फ सिर्फ पढ़ते हैं और कर ले, और बाज बेचारे बैठे रहते हैं घंटों, उनको याद नहीं होता क्योंकि फोकस नहीं है, क्योंकि वो इतनी चीजें इतनी हैपनिंग्स हो रही होती हैं। वही वाली बात है, आपने जहां बिठाना है पढ़ने के लिए वहां से फिर उठना नहीं है 30 मिनट्स कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है ना। Then when reviewing your topic, ask yourself what, when, where, why, how. Again, these are the questions which are most important whatever topic you are studying about. मैथ है तो उसके स्टेप्स कैसे हुए, कैसे करने हैं, कोई स्टेप मिस ना हो जाए, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह इंग्लिश आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी है, हाउ टू बिगिन विद दैट, हाउ टू गेट द मिडल पार्ट ऑफ द क्रिएटिव राइटिंग। और बाज़ औक़ात मैंने बहुत दफ़ा नोटिस किया है कि बच्चा इतना स्मार्ट है, बुक रीडर है और वो इतना शौकीन है, उसकी वोकैबुलरी इतनी हाई है, लेकिन लिखना नहीं चाहता। उसको लगता है कि मैंने बस जो कहना था कह दिया, और बाज़ इतनी एब्रप्ट एंडिंग कर देते हैं वो बच्चे के मार्क्स लूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो वी हैव टू मेक देम कीप ऑन प्रैक्टिस, उनको उस चीज का एहसास दिलाना कि बेटे ये कितना इंपॉर्टेंट है इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन पे क्लोज अटेंशन ड्यूरिंग एग्जाम रिव्यू। अब ये वाले सारे पॉइंट्स हैं जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगी। यहाँ पे एक नंबर 9th पॉइंट है कि डू नॉट वॉच टीवी और प्ले कंप्यूटर गेम्स बिफोर गोइंग टू बेड प्रायर टू द एग्जाम। अब मैं इससे 100% एग्री नहीं करती। बहुत से बच्चे अपने आप अपना माइंड फ्रेश करने के लिए टीवी देखते हैं, हमने भी देखा अपने बचपन में, हम पूरी तैयारी कर लिया करते थे और हमें अपने पेरेंट्स से इजाजत मिला करती थी कि हाँ भाई अब थोड़ा सा टीवी देखो। और बहुत से दफा तो मैं अपने बच्चों को भी इसी तरह रिवॉर्ड कर दी, आपने ये पोर्शन याद करके देना है मुझे और फिर मैंने आपको जो है ना ये कार्टून देखने देना है। तो ये सब चीजें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कैसे प्ले करते हो ना, ये आपके हाथ में है, बिकॉज यू आर द बॉस, ठीक है। मदर एट होम इज द बॉस, हाउ शी इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम टेक्निक्स हैं, यहाँ पे ये एग्जाम टेक्निक्स भी इंशाल्लाह मैं आपसे पूरी जो है वो शेयर करूंगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे ट्रू फॉल्स है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं। ये ब्रीफली मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी क्योंकि एज पेरेंट्स भी हमें अपने बच्चों को पढ़ाना जो है ना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। मेन इशू हमारे बच्चों का इज दैट कि हम पढ़ते हैं, वी आर रीडिंग द स्टेटमेंट बट वी आर अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड इट। क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में बाज़ औक़ात एक ही क्वेश्चन में दो चीजों के बारे में पूछा जा रहा होता है, बट द चाइल्ड इज जस्ट पिकिंग अप ही इज जस्ट गिविंग द क्वेश्चन, उसको पिक करता है कि बस अच्छा ये पूछ रहे, चलो लिख दिया, सेकेंड ऑप्शन को उसने बिल्कुल छोड़ दिया। तो रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, शॉर्ट आंसर्स हो या ऐसे क्वेश्चंस हो, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको बच्चे को इंडिपेंडेंट लर्नर घर से बनाना है। अगर वो कह रहे हैं मामा ये क्या लिखा है, मामा ये क्या लिखा है, नहीं बताना, उसको कहें बेटा खुद पढ़ो। और अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है बस जाके पास खड़े हो जाओ, उनसे कहें बेटा खुद पढ़ो। आप देखिएगा ये मैजिकल है कि आपका सिर्फ वहां पे खड़ा होना उसको समझ में आ जाता है। आई एम यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी इन क्लासरूम एज वेल कि children are asking and I'm just keeping taking rounds and just standing in front of them और वो कर लेते हैं। एक्चुअली ना उनको बस एक वो चाहिए होता है कि बस एक मैं उनको यूजुअली कहती हूँ मैंने मैजिक वॉन्ड घुमाया और आप लोगों को आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को ये फोकस कराएं कि आपने स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, देन यू हैव टू डू इट। नाउ फॉर अ स्टेटमेंट टू बी ट्रू एवरी पार्ट ऑफ इट मस्ट बी ट्रू। अगर तो आपको लगता है कि पूरी स्टेटमेंट आपको ट्रू लग रही है, देन यू हैव टू गो विद इट। व्हेन यू आर इन अ डाउट देन गेस, ठीक है ना। यू हैव अ 50% चांस ऑफ बीइंग करेक्ट। फिर वही वाली बात है कि इनी मीनी माइनी मो कर लिया या अल्लाह पे तवक्कल कर दिया या अल्लाह कुछ बचा लेना और मेरा इस गेस जो मैंने गेस लगाया वही सही हो जाए। तो सबसे पहले तो आपकी इंटेलिजेंस जहाँ पे आपने लर्निंग पार्ट करना है वही इंपॉर्टेंट है। स्मार्टनेस यहाँ आती है कि जहाँ आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हो, ठीक है। मूविंग ऑन टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
ठीक है, hide the answers and answer the questions without looking at any of the options. नहीं देखें options, ठीक है, उनको बताएं कि छोड़ दो options, क्वेश्चन पढ़ो और सोचो डू यू नो द आंसर, आता है कि नहीं आता। फिर अगर वो कुछ भी आंसर देता है फिर वो देखें, आइडेंटिफाई करें कि ऑप्शंस में है कि नहीं है। बाज़ औक़ात बच्चे मैथ्स में भी अगर आप उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देते हैं वो लाइक ब्लाइंडली आंसर को सर्कल कर देते हैं। हम उनसे कहते हैं बेटा आपके पास ऑप्शन है, आप उसको रफ वर्किंग करके आइडेंटिफाई कर लो। क्यों आप, व्हाई आर यू गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बाज़ औक़ात बच्चों को ले डूबता है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चे को इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो करूं उसको रीचेक करूं, रिव्यू करूं एंड देन आई विल ट्राई टू फिगर आउट के व्हाट आई हैव टू डू, ठीक है। अच्छा, देन लुक फॉर योर आंसर, रीड द स्टेम ऑफ द क्वेश्चन विद ईच ऑफ द पॉसिबल आंसर। उसकी रूट, उसकी जो स्टेम है ना जहां से वो क्वेश्चन आपने पिक करना है कि उसको मुझे अंडरस्टैंड कहाँ से होगा, ठीक है, तो फिर आप जो है उसके पॉसिबल आंसर की तरफ चलें, ठीक है। If you are not sure of any answer, eliminate the choices you know are incorrect by crossing them out and then make an educated guess, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि बस जो दिल चाहा उसको गेस कर दिया। think wisely, think smartly। यहाँ पे वो बच्चे जो रोट लर्निंग करके CIs में या उधर बैठते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो इतना प्रेशर ले लेते हैं कि वो ब्लैंक हो जाते हैं, जो भी उन्होंने याद किया होता है वो उनको बिल्कुल याद नहीं आ रहा होता। तो instead of making them learn these things, try to make them understand the things, understand the concept। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना एक एक चीज का, तो फिर वो एजुकेटेड गेस लगाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर्स। we are short of time but I would like to continue this कि short answers करना जो है ना वो कितना like how to do it। सबसे पहले तो check the marking scheme। ये सब चीजों की प्रैक्टिस, आई नो, हम जानते हैं, हमने मेट्रिकुलेशन सिस्टम से पढ़ा हुआ है, हम पास पेपर्स किया करते थे, इतने पास पेपर्स हमें कराया करते थे, हमारे टीचर्स कराते थे। सेम गोज विद द CIs। वो कहते हैं आपने प्रैक्टिस करनी है, आपके पास जो है वो क्राइटेरिया हमने आपको सेट करके दे दिया है, यू जस्ट फॉलो इट, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग देम। बच्चों का मेन फोकस जो है वो जो होता है ना, बच्चों को मार्क्स की एलोकेशन भी समझ में नहीं आती है। वो अगर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वो 2 बातें पूछ रहे होंगे। ये चीजें जो है ना हम पास पेपर्स की जब बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हो तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इन चीजों को हाईलाइट करें, ठीक है। उन बच्चों को अभी से बताएं कि बेटा ये देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, डेफिनेटली इसमें जो है ना आपकी वो आ रही होगी, ठीक है। डू नॉट रीस्टेट, कीप योर आंसर सिंपल एंड टू द पॉइंट, डू नॉट रीस्टेट द क्वेश्चन। यानी कि आप क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सेंटेंस को फ्रेज ना करें, ठीक है। बी नीट एंड राइट इन कंप्लीट सेंटेंसेस। ये तो बहुत इशू है, राइटिंग इज द मेजर इशू नाउअडेज। हम कहते हैं कि लिख ले बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग पे फोकस जो है ना वो थोड़ा कम होता जा रहा है। पेरेंट्स बेचारे बहुत फोकस करते हैं, वो चाहते हैं कि वो जो फलां का बेटा उसकी राइटिंग देखिए, अपनी राइटिंग देखो। राइटिंग पे मेहनत करनी जरूरी है, एटलीस्ट सिंपल, क्लीन एंड नीट होनी चाहिए। ऐसी राइटिंग आपके बच्चे की अपने कॉपीज में, अपने नोट्स में होनी चाहिए, ताकि जब आपका जो एग्जामिनर है वो आपका पेपर पढ़ रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए कि आपने किस तरह से आंसर्स को फ्रेज किया है और लिखा है। यूज द मार्क्स अलॉटेड एज अ गाइड टू हाउ मेनी वैलिड पॉइंट्स यू नीड। सी वही वाली बात जो मैंने अभी की थी कि अपने बच्चों की हैबिट बनाएं कि मार्क्स चेक करें और फिर आइडेंटिफाई करें कि हमें कितने आंसर्स का कितने पॉइंट्स में अपना आंसर देना है, ठीक है। बी स्पेसिफिक अबाउट इट। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसे क्वेश्चन स्ट्रेटजीज कि आप अपने यू ऑलवेज स्टार्ट विद द क्वेश्चन यू नो मोस्ट अबाउट। जो क्वेश्चन के बारे में आप श्योर हैं वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करें, ठीक है ना, क्योंकि अपना दी बेस्ट उसमें देना जो है ना वो बहुत जरूरी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, बैठो सोचो कि किस तरह से उसको मैंने करना है, एक एक पॉइंट जो आपने घर में बैठ के किया था। अच्छा, एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों की हैबिट बनाइए कि एग्जाम की तैयारी में जो भी आंसर वो अंडरस्टैंड भी करते हैं ना तो उसको लिखें, क्योंकि लिखा हुआ जो है ना वो बाज़ औक़ात बहुत से बच्चे उसको एग्जाम में जो है ना वो इमेजिन कर लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं, याद रहता है उनको। लिखी हुई चीज हमेशा याद रहती है। सो इट्स बेटर टू कीप नोट्स
of the things which you are doing. Okay, the topic, the concept which you are learning, you just have to make notes of it. Okay, then paragraphs, there are 3 paragraphs in which they have to represent their answers, state the question, and reader what they are expecting you to do in the first paragraph, that is what you have to. अच्छा, बहुत सी दफा CIEs के पेपर्स में आपको क्राइटेरिया सेट मिल जाता है कि आपने बिगिन ऐसे करना है और उसके बाद आपने इन चीजों के आंसर्स देने हैं और आपने उसको एंड अप कैसे करना है, दैट यू आर गोइंग टू फॉलो. उस पे भी बच्चों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. अब बहुत से बच्चों को अभी भी पेरेंट्स जो है ना वो याद करा के भेज देते हैं, कैम्ब्रिज के बच्चों को. ठीक है, अब वो बच्चा वो लिखना उसको रिपोर्ट राइटिंग है, आंसर्स में उसने पूरी लेटर राइटिंग करके चला जाता है. और हम उस वक्त अपने अगर हमने उन बच्चों को पढ़ के भी क्वेश्चन बता दिया है ना, उसके बाद भी अगर वो बच्चा उस पे नहीं आंसर सही करा तो फिर हम उसको वहां पे तो नहीं करेक्ट करा सकते. तो यहाँ ये वाली चीजें कि बच्चों को ना पैटर्न सिखाएं, जो पैटर्न उनको स्कूल से सिखाया गया है वही पैटर्न आप उसको घर पे करवाएं. मेन चीज यही है कि मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को भी कहती हूँ कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज टीचर को अप्रोच करें. नहीं टीचर को अप्रोच कर पा रहे, स्कूल को अप्रोच करें, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे कि हम कैसे पढ़ाते हैं. तो देन यू विल बी फॉलोइंग द सेम ट्रैक. ठीक है, देन द मिडिल पैराग्राफ, फाइनल पैराग्राफ्स, these are all the things which we are going to ending up with our essay questions. ठीक है, inshallah I will be sharing these strategies in our Padho Padhao group, and they will inshallah definitely helping you out in your child's academic performance. Okay, so thank you so much. If you have any questions you can share with me. I can go back to the screen. I'll stop sharing and we are going back to. थैंक यू सो मच मिस शहनाज. आप यकीन करें कि मेरा दिल चाह रहा है मेरे सारे स्टूडेंट्स ये सुन लें. और बहुत ही अमेजिंग सेशन था जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, और खास करके वो शिकायत अक्सर पेरेंट्स करते हैं कि हमारे बच्चे का मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आते, क्योंकि उनको बज़ाहिर लग रहा होता है कि हमारा बच्चा जो है वो इतने इतने घंटे पढ़ रहा है, बट हाउ प्रोडक्टिव इज इट, उनको इस चीज का एहसास नहीं होता. खास करके राइटिंग के हवाले से जो आपने बात की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आपने भी माशाल्लाह कैम्ब्रिज के उसमें सर्टिफिकेशन उसमें की हुई है, तो आपको पता है क्योंकि अब मतलब अलजेब्रा में बच्चे B और 6 को इतना कंफ्यूजिंग तरीके से लिखते हैं. अच्छा, मुझे लगता है कि उनको खुद भी अपनी राइटिंग समझ में नहीं आती, क्योंकि जो चीज उन्होंने शुरू में जिस गलती को लेके वो चलते हैं उसी अपनी ही चीजों में उलझ जाते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये चीजें जो हमारे सेशन में जो यंग पेरेंट्स हैं या जिनके बच्चे छोटे हैं, तो वो इस चीज को अभी से ही इस चीज में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. खास करके फिर अगेन अलजेब्रा में जो एक्स लिखने का तरीका है वो मल्टीप्लिकेशन साइन बना देते हैं और आगे 3-4 स्टेप के बाद वो एक्स भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है. वेरी ट्रू. और मुझे एक और चीज वो ये थी, जैसे मेरी अम्मी कहती थी ना कि अगर हमारी नींद पूरी हो और हमने सही खाना खाया हुआ हो तो फिर बच्चे में वो एक एनर्जी भी आती है पढ़ने के लिए. और उसके लिए आई थिंक कि जिस तरह से हमारे वालिदैन ने कुर्बानी दी हमारे मतलब पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता कि घर में पार्टी हो रही हो और बच्चे को हम फोर्स करें कि वो पढ़े बैठ के, ये हो ही नहीं. एक दफा मैं आपसे ऐसी एक चीज शेयर करूंगी कि आई वाज इन दुबई एंड देयर वाज अ पेरेंट हु केम इन एंड आस्क्ड द टीचर. I was sitting next to her and he asked her कि I want my children to read books. तो उसने कहा कि do you read books? उसने कहा no, I don't have time. So then she said कि how come you are expecting कि your child will read book as well? आप कैसे expect कर सकते हैं? आपने बच्चे को कह दिया चलो बेटा बुक पढ़ो और आप फोन लेके बैठे हुए. तो जो आप अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने, आपका बच्चा वही करना चाहेगा. सही है ना? आप ये नहीं कह सकते कि जाओ बेटा आप उधर जाके बैठो पढ़ाई करो, हम ड्रामा देख रहे हैं. ऐसा हाँ, नहीं हो सकता. एक क्वेश्चन है हमारे पास. जी जी बिल्कुल जी. इन्होंने लिखा है कि एक रिटन क्वेश्चन आया है मेरे पास कि लॉन्ग आंसर्स या नोट्स देख के खुद माइंड बना लेता है कि इट्स डिफिकल्ट एंड आई एम यू समझती हैं then he learn fast. अच्छा, बिल्कुल वही वाली चीज कि जब सबसे पहले तो बच्चों के अंदर वो आपने सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है, उनका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि यस आई कैन डू. वो नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप उसका लर्निंग स्टाइल चेक कर ले,
अगर वो ये कह रहा है कि अब मैं आप समझाती हैं तो मुझे समझ में आ लगता है, तो इसका मतलब है कि वो ऑडियो लर्नर है। आप समझाएंगी, उसको समझ में आएगा और फिर वो याद कर लेगा। ठीक है ना, वो वाली चीज है कि मतलब देखिए कुछ चीजें ना हमें वक्त के साथ साथ अपने बच्चों के साथ सीखनी पड़ती हैं। हम वो वाली चीजें नहीं अप्लाई कर सकते जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ की हुई थी। माशाल्लाह दे हैड डन देयर बेस्ट, लेकिन नाउ देयर इज अ बिग जनरेशन गैप। हमें अपने बच्चों के साथ सीखना है, अपने बच्चों के साथ, बल्कि मैं कहती हूँ कि मैंने इनफैक्ट अपने बच्चों के साथ बहुत सीखा है। और लर्निंग स्टेज वही वाली बात कभी खत्म नहीं होती है। आप खुद पहले अपने ऊपर बहुत सी चीजों में हमें बच्चों को ये भी बताना होता है कि बेटा ठीक है, हर चीज तुम नहीं बता रहे, मुझे भी आता है, तो पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लें। इतनी चीजें हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, यू गो अहेड, फाइंड आउट एंड देन टीच योर चाइल्ड। ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा, किसी ने पूछा कि ऑडियो लर्नर क्या होता है। ऑडियो लर्नर वो होता है जो किसी की लेक्चर सुन के बात याद कर लेता है। और ऑडियो बुक्स होती हैं, कुछ लोग बुक सुनते हैं और वो उनको मतलब बहुत मजा आता है सुनने का। ठीक है ना। और आप जैसे समझा रही हैं, अब जैसे आप लोग सब, अगर मैं वीडियो बंद कर दूं, आप लोगों को सबको मेरी आवाज आ रही है, बात समझ में आएगी तब भी आएगी। ठीक है ना, तो ये है ऑडियो लर्निंग। सही है। अच्छा, my son does not like to recheck all the, oh, rechecking is so important. हम बच्चों से पेपर कलेक्ट ही नहीं करते उस वक्त तक जब तक हम उनको ये ना कह देंगे बेटा रीचेक योर आंसर्स, रीचेक योर आंसर्स। और बाज़ औक़ात तो हम यहाँ तक भी उनको लेवरेज देते हैं कि जाके हम उनको पॉइंट करते हैं, बेटा चेक, दिस इज रॉन्ग, अब आइडेंटिफाई करो एंड गो थ्रू इट अगेन। जो स्मार्ट, वही वाली बात है कि जो स्मार्टली बच्चे उस चीज को हैंडल करते हैं ना, वो फौरन से पिक कर लेते हैं, हाँ हाँ टीचर क्या कहना चाह रही है। ठीक है ना। और कुछ बच्चे कहते नहीं, मैंने तो यही याद किया था, मैं यही लिखूंगा। तो वो वाली चीजें कि आपने अपनी इंटेलिजेंस को किस तरह से स्मार्टली यूज किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। शनाज, इसे मैं एक चीज़ ऐड करूं ये Yes. रीचेकिंग के उस पर कि ये इशू तो मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाते वक्त भी ज़रूर कहती हूँ कि एक दफ़ा रीचेक ज़रूर करो, स्पेशली जब हम मैथ्स पढ़ रहे होते हैं और कॉन्स्टेंटली। और फिर जब ये होता है कि कभी जैसा मैं अपने बेटे का देखती हूँ, तो वो जब अभी थोड़े लोअर ग्रेड्स में था तो वो आता था, तो वो जो बहुत कोई सिली मिस्टेक होती थी कि मुझे देख के ना अपन मैं सर पकड़ लूँ कि भाई मैंने तुम्हें मुझे पता है कि उसको ये चीज़ पता है ये, और तुम ये क्या कर क्या, बस वो मैंने कर दिया। तो मैं कहा तुमने रीचेक नहीं किया था, क्योंकि वो मुझे लगता है जो बाज़ बच्चे बहुत एक्टिव और हाइपर होते हैं ना, वो रीचेक में भी उसी तरह से गुजरते हैं जैसे उन्हें गुजरना होता है, कि वो बस तेजी से उन्होंने किया और देखा ही नहीं कि कहाँ गलती है। कि इवन जो मेरा टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, मैंने उनसे पूछा तो उसके जो टीचर थे उन्होंने कहा कि हम तो कहते हैं बच्चों से कि रीचेक करो, कहने तुमसे पेपर हम तभी लेंगे तुम क्लास से डेजिग्नेटेड टाइम पे ही बाहर निकलोगे, कहने पहले देखे तुम मालदीव्स नहीं चले जाओगे, बेहतर है कि तुम पूरा उसको रीचेक कर आओ। तो मुझे लगता है ये बच्चों के अंदर ना एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज होती है कि हमने तो भाई कर दिया, हो गया अब तो बिल्कुल। हमारा। ये सना, ये वाली चीज भी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि अगर पेपर जल्दी कर लिया ना तो इस पे कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। यू शुड नहीं मिलने फिनिश वाला। टाइम, और पेपर आप तो सही कंट्री पे मिलेगा और आपको कोई इस पे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले कि आपका पेपर जल्दी खत्म हो गया। और इस बात पे वो Shanaaz, I फख्र would like to महसूस add करते हैं। something. Yes, please. Actually, like our children used to think that rechecking is to check whether I've done this or not. So this is a just a hairline difference between this, whether checking this is right or wrong, or checking we have done it or not. No. See, the thing is that even in English, when they are writing a composition, right? So it is better to guide them to read what have you written. So even then they will identify, have they written the things which have been asked, or are there any grammatical mistakes? तो वहां से वो जो I used to ask my children to be the teacher of your own paper. True. Check it like a teacher, that like you are reading each and everything, whether you have written wrong or right. Because usually हमारे स्कूल में like हमारे own बच्चे भी, they usually check, हमने ये कर लिया blank, ये कर लिया, ये आंसर कर लिया, ये आंसर कर लिया, रीचेकिंग हो गई है। बिल्कुल। और वहां पे आपके जो हम बिगिन करते हैं उनको क्लासरूम प्रैक्टिस से ही, कि हम उनको इस चीज का इतने आदी बना देते हैं कि यू हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन योर ओन लर्निंग, कि आप किस तरह से जो है ना अपने आपने जो सीखा, आपने जो किया, आप उसको किस तरह से अपने आप को सही, आपकी वाले वो बात की कि बी अ टीचर ऑफ योर ओन सेल्फ, कि आपने उसको आइडेंटिफाई किया कि मैंने क्या चीज सही की है। और बच्चे करना ही नहीं चाहते। मैं
इतना हम उनको पुश करते हैं, और बहुत से वाले बच्चे जिनको हम समझते हैं ना कि ये बहुत यार इसका तो रिजल्ट बेस्ट आएगा, इसने तो फुल मार्क्स लेने, उसी ने सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स की होती हैं। तो वो यहाँ पे वही वाली चीज आ जाती है कि वो बच्चे इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक है। तो और शनाज, मुझे लगता है कि हमें ना स्किमिंग और स्कैनिंग की जो टेक्निक्स है ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, हमें उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। हमें एज अ मदर्स खुद भी उस चीज को लर्न करना चाहिए, और बच्चों में भी, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे टाइम में इतने क्वेश्चंस इस तरह से होते थे। क्योंकि अब मैं देखती हूँ कि एक अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी बेटी का, उसने मुझसे मैथ्स का क्वेश्चन वो पूछ रही थी, प्रॉब्लम सम था, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, और एंड में उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी हुई थी विच इज टोटली अनवांटेड थी, वो एक्स्ट्रा थी, अनवांटेड थी, लेकिन और उसका सारा फोकस उस आखिरी लाइन पे जा रहा था। क्योंकि यूजुअली होता है कि जो क्वेश्चन में जो उन्हें चीज चाहिए होती है वो आपसे लास्ट सेंटेंस में पूछते हैं, लेकिन वो वांटेड थी ही नहीं। उन्होंने आपसे सिर्फ वीक का एवरेज मांगा था, और पूरे साल का उन्होंने कह दिया, बट उन्होंने मांगा, उन्होंने सिर्फ वीक का एवरेज था उसमें। तो वो आखिरी उसमें कहते नहीं, इन्होंने तो एयर का मांग रहे। मैं कहा ये क्वेश्चन को तुम दोबारा से पढ़ो कि इसमें उन्होंने सिर्फ वीक की बात की है। तो ये चीजें भी हमें बहुत किसी भी कंटेंट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत जरूरी है कि हम उस पूरे क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड कर सकें, उस चीज को हम समझ सकें। बिल्कुल। अभी इसी के बारे में मेरे एक कलीग है मेरी, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जिसमें हम बगैर याद किए जो है ना उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लाइक जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, साइंस में हमें डेफिनेशंस याद करनी होती हैं। तो याद करना जो है ना, इट्स नॉट कि कैम्ब्रिज में वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। याद करने वाली चीज को याद करना ही है, समझना भी है, याद भी करना है, क्योंकि वो आपको साइंटिफिक टेक्निकल नेम्स के साथ ही उधर वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अगर आपने वहाँ पे अपनी ओन में कुछ भी लिख कर आ गए ना, तो वो बाजुकात वो जो एग्जामिनर होता है उसको वो चीज कहते हैं कहना क्या चाह रहे हो बेटा, वो वाली जो चीज है कि बच्चे ये समझते हैं कि यार मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि मैं अपने ओन वर्ड्स में खुद ब खुद लिख के आ जाऊंगा। टू सम एक्सटेंट इट इज वेरी गुड, बट वही वाली चीज कि जहां आपको टेक्निकल वर्ड, साइंटिफिक नेम्स वो सब याद करने होते हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू लर्न देम। यहाँ पे यही चीज मैं एक चीज होगा, मैं यही चीज मैं बच्चों से भी कहती हूँ कि डेफिनेशन में और एक्सप्लेनेशन में फर्क होता है। व्हेन दे आस्क यू कि कोई चीज आपसे पूछी जा रही है तो टेल अस द डेफिनेशन। एक्सप्लेनेशन जब मांगी जाए तब आप दीजिएगा। अब जैसे बहुत सारी चीजें जो मेरा बैकग्राउंड नहीं, अगर जैसे मेरा केमिस्ट्री और बायो का बैकग्राउंड नहीं है, अगर मैं फिर भी अपने बेटे को पढ़ाती हूँ, तो जब मेरे पास उसकी बुक होती है, मैं उससे रिव्यू करवा रही होती हूँ, तो मैं तो उससे साफ कहती हूँ देखो मुझे नहीं पता, जो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो तुम अपने वर्ड्स में करो, मैं नहीं समझूंगी, आई नीड अ डेफिनेशन। हम उस डेफिनेशन पे चलेंगे। अगर तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम्हें वो डेफिनेशन समझ में आ गई, तो फिर मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगी कि क्या करना है इन योर ओन वर्ड्स। लेकिन जहाँ डिफाइन आ गया तो वहां तो आपने उसको डिफाइन उसी अपनी लैंग्वेज में ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। Here somebody, may I know whom I was talking to? It was nice. It's me, Shanaz Sana. Okay, Sana, thank you so much. Sorry. There is a question, how to make kids of age around 8 to 9 years to sit for study. वही चीज है, गाड़ी में जा रहे हैं, मेक अ स्टडी हैबिट। आप आई स्पाई के थ्रू और आप नेम प्लेस एनिमल थिंग्स करा लें, नाउन्स याद हो गए, एलिट्रेशन कर ली। लाइक अपने बच्चों को ना आपने अपने हिसाब से एंगेज रखना है। आई नो आप बाजुकात इतने स्ट्रेस और इतने कामों में बिजी होते हैं कि आपका बच्चा अगर तो प्लेफुल है ना, तो वो आपको उसके जैसा होना पड़ेगा, आपको उसके लेवल पे जाके उसको पढ़ाना पड़ेगा। किचन में बिठा ले, चलो आओ केक बनाते हैं, आपने उसको मेजरमेंट सिखा दिया उसके थ्रू, आपने उसको डबलिंग एंड हार्विंग सिखा दिया उसके थ्रू। तो वो ये सब चीजें जो है ना बहुत मेहनत है, माँ बनना आसान नहीं है। आई रियलाइज कि ऐसे ही अल्लाह पाक ने एवं मुफ्त में आपको जन्नत की जो है ना वो नहीं दी हुई कि बच्चों को कहा हुआ है कि माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो वो माएँ भी जो होती है ना वो बहुत उन्होंने एफर्ट्स की होती हैं अपने बच्चों के साथ, ठीक है ना। अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी इनकी ये बात कि उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की टीचर शी यूज्ड टू टेल हिम कि whatever I'm teaching you, you have to make lecture while listening to the lecture so that he would be able to grasp the key points. Perfect. Yes. की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना और उसको आपने वो करना, लाइक जॉट डाउन करना, हाईलाइट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
आपका बच्चा उसी वक्त समझ जाता है कि ओके लिस्ट डाउन कर ले, ये वाली चीज है। जैसे हम हिस्ट्री में, आई डोंट नो अब यूएई में या सऊदिया में कि हिस्ट्री को वो वहाँ की हिस्ट्री पढ़ाते हैं या क्या करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे भी जब रोमन एम्पायर्स और इजिप्शियंस और वो सब डेट्स को याद करना, तो डेफिनेटली उसके लिए लिस्ट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसी ने एक ऑप्शन, वो एक और सजेशन दिए कि आस्क योर चिल्ड्रन टू रीड बिलबोर्ड्स। यस, आपको बहुत मजा आता है जब आप अपने बच्चों के साथ बिलबोर्ड्स पढ़ने का गेम खेलते हैं। उर्दू, अगर पाकिस्तान में उर्दू बेहतरीन हो जाती है, अरब कंट्रीज में तो डेफिनेटली अरबिक जो है वो आपके बच्चों की अच्छी होती जाती है, क्योंकि उनको पढ़ना आने लगता है। और इंग्लिश तो डेफिनेटली, क्योंकि हमारे यहाँ ये वाली चीज है कि हम देखें, हमारी सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, हमारी मदर टंग नहीं है इंग्लिश। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो आपकी बात को समझेगा, whatever you are saying. In the beginning I was just discussing with निगत कि निगत कितनी इंग्लिश में बात कर सकती है, मुझे इजाजत दे दो। तो उसने कहा नहीं मिस, आपने उस मीडियम में बात करनी है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच कर सके। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं कोशिश पूरी करूं कि मेरी बात सबको समझ में आ सके। आई होप कि आप लोगों को भी जो है वो आप लोगों की भी क्वेरीज क्लियर होंगी। अभी भी अगर कोई क्वेरी है, देखिए हर वही बात है कि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे के साथ डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ती है। तो आई एम देयर फॉर यू, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टे कनेक्टेड विद निगत और सना इन दिस पढ़ो पढ़ाओ। माशाल्लाह इन्होंने जो प्लेटफॉर्म शुरू किया हुआ है, इट इज अमेजिंग। और मैं कहती हूँ कि इससे बड़ा खिदमत खल्क का काम कोई नहीं है। टीचिंग, मतलब वो कहते हैं ना कि अगर आपको इल्म हासिल हो गया है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ। तो माशाल्लाह ये लोग वो काम कर रहे हैं, एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइस, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शहनाज कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे प्लेटफॉर्म पे आके एक इतने आराम से मैं और निगत अभी मतलब कहते हैं बिहाइंड द सीन हम यही बात कर रहे थे कि आप बहुत एक आम लैंग्वेज में जो हमें कनेक्ट कर सकती हैं, आप मतलब जितनी बातें करी थी तो मैं अभी मैं यही सुनते हुए सोच रही थी, हाँ देखो यही इशू है, यही बात है, यही चीज है, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। होपफुली हमारी ऑडियंस ने भी उसे कनेक्ट किया होगा। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर बच्चा बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अगर मेरे 2 बच्चे हैं या किसी के 3 या जितने भी बच्चे हैं, वो मेरे अपने बच्चों में भी, हालांकि वो एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो हर बच्चा एक फर्क होगा, तो हमें एक जैसा तो हम नहीं ट्रीट कर सकते उन्हें। लेकिन हाँ, हम जरूर ये काम कर सकते हैं कि हम उनकी जो पॉजिटिव्स हैं, जो नेगेटिव्स हैं, जो उनकी हाई पॉइंट्स हैं, लो पॉइंट्स हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करें। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने हर बच्चे को एक भरपूर जहानत देके भेजा है। जो है तवज्जो हमें इस चीज पे देनी चाहिए कि हम उसे शेप अप कर सकते हैं। और हमें थोड़ा सा मतलब बच्चों का दोस्त भी बनना है और एक माँ वाली पोजीशन को भी अपहोल्ड रखना है उसके अंदर। तो आई थिंक एक क्वेश्चन शायद और है चैट में। यस, उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी क्लास 2 में है और बेटा क्लास 4 में है। बेटा जो है वो ही इज अ बिट स्लो परफॉर्मर एंड देन द गर्ल इज अ बिट फास्ट। उसे फाइटिंग करता है और काम कम होता है डेफिनेटली। यहाँ पे तो बच्चों का जो है ना, ये सब बहन भाइयों में बहुत ज्यादा होता है कि अगर तो एक लोअर लेवल में है और एक हायर लेवल में है, तो वो उसमें भी कंपैरिजन हो रहा होता है कि उसको तो इतना सा करना है और मुझे इतना ज्यादा करना है। तो डेफिनेटली बेटा, उसको समझने की जरूरत है कि तुम इस लेवल में हो कि तुम्हें इतना ही पढ़ना है और आगे जाके इससे कहीं ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। तो वो ही वाली बात है कि बच्चों की जो सेल्फ एस्टीम है ना, वो हम माओ ने ही बढ़ानी है, ठीक है ना। स्कूल में टीचर्स बढ़ाते हैं, घर पे माएँ बढ़ाती हैं। तो वो जब तक हम उनकी डेवलप नहीं करेंगे, उनकी हेल्दी हैबिट्स नहीं बनाएंगे ना, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकती। हाँ, वही वाली बात है कि फिर आप उससे बोलें कि बेटा कंपेयर नहीं करो, वो तो छोटे लेवल में है। क्लास 2 में तो अभी थोड़ा, आजकल तो क्लास 2 में भी इतना कम नहीं होता, बहुत कुछ होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा अलग अलग टाइम पे भी शायद मुश्किल होता है बाज दफा कि माँ चाहती है ना एक ही वक्त में बैठे, एक ही वक्त में पढ़ा दें। तो अगर थोड़ा सा टाइम हो, फिर एक कंपैरिजन वाली चीज नहीं रहेगी ना आमने सामने के, हम वो कितना काम कर रही है और मैं कितना काम कर रहा हूँ। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। और आप ये है कि माएँ अपनी अपनी कन्वीनियंस भी देखती हैं, तो उस कन्वीनियंस में भी अगर आप उसको, वही बात है, बच्चों के अंदर ना एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। बच्चों में अब
एक एक चीज को हम समझते हैं कि शायद हमने अपने बचपन में इन सब चीजों को इतना हाईलाइटेड नहीं देखा जो अब हो रही है। और बहन भाइयों में आपस में पीयर प्रेशर इतना, दोस्तों में इतना ज्यादा कि वो इतनी बच्चे जेलसी फैक्टर इतना ज्यादा अपने उसमें रखने लग जाते हैं कि वो अफेक्ट कर रहा होता है उनके परफॉर्मेंस पे भी। बहुत शुक्रिया शहनाज आपका वंस अगेन कि इतना आपने इंफॉर्मेटिव सेशन हमारे लिए अरेंज किया। और मैं अपने सारे अभी जो हमारे पास ऑडियंस है मैं उनको बता रही हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई भी पर्सनल 1-on-1 काउंसलिंग मिस शहनाज के साथ करना चाहता है तो यू विल गेट अ 20% डिस्काउंट। और इंशाल्लाह हम मिस शहनाज की कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने ग्रुप में शेयर करेंगे और उसके बाद आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो थैंक यू शहनाज एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। तो इंशाल्लाह शहनाज हम उम्मीद रखें कि हम नियर फ्यूचर में किसी और अच्छे से टॉपिक पे आपकी एक्सपर्टीज को अवेल कर सकें हम। श्योर इंशाल्लाह। और एज निगत वाज सेइंग कि काश मेरे बच्चे सुने, तो भाई आई एम ऑफरिंग कि अगर मेरे साथ मेरे सामने बच्चे भी बैठे होंगे तो हम इस चीज को रिपीट भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये उनके लिए है, ये सारे उन्होंने पढ़ना है तो उनके लिए, उनको ये बातें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? बिल्कुल इंशाल्लाह हम जरूर इसी से रिलेटेड कुछ ऐसा कि जिसमें बच्चे भी मदर्स या पेरेंट्स के साथ शामिल हों और एक सेशन हम उस तरह का भी करवाएं तो इंशाल्लाह हम उसके लिए भी फिर आपसे राब्ता जरूर करेंगे। श्योर इंशाल्लाह। आई होप कि जो प्रॉब्लम हम जिससे स्टार्ट हुए थे हमने बहुत हद तक उस पे जो है वो हमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया हो। बहुत से लोगों की जो क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई हो। फिर भी जो है, हाँ जरूर।